ज़िंदगी एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियाँ और अपने अपने विचार, अपनी अपनी भावनाएं हम व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है या मैं क्या चाहता हूँ। और ये विचार और भावनाएं जो है यही हमें मनुष्य बनाती है और हम इसी के सहारे आगे चलते जाते हैं। जब दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, सुख मिलता तो सुखी। लेकिन जब हम यूँ कहें कि किसी और का दुख या किसी और का सुख ये हमें फील करना हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा कठिन कार्य है। यही कार्य कहलाता है अभिनय, एक्टिंग, और जो ये करते हैं वो रंगमंच के कलाकार होते हैं। नमस्कार, धरती धोरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और आज सुबह सुबह रंगमंच की बात हुई है। और रंगमंच की बात जहाँ बात होती है वहाँ ढेरों रंग बिखरे होते हैं। हम नाटकों की बात करते हैं, हम उसके बाद फिर सिनेमा की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, पर जो मंच है, जो एक ऐसी जगह जहाँ से सर्वांगीण विकास होता है, जो भी रंगमंच की ओर बढ़ता है वो वास्तव में एक मनुष्यत्व जो होता है कि मानवता जिसे हम कहते हैं, फील करना हर चीज़ को वो पा लेता है। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ में धरती धोरारी के मंच पर हैं, जिन्होंने रंगमंच को अपना जीवन बना दिया और ऐसा जीवन बनाया कि फिर बाद में लोगों को रंगमंच के बारे में बताया भी और बताते भी रहे हैं। और साथ साथ फिल्मों में भी पहुँचे और साथ साथ टीवी पर भी नज़र आए, कई सीरियल्स में नज़र आए। और एक ऐसी विधा जो रंगमंच की कहलाती है, जिसे हम कहते हैं मूक अभिनय, बिना बोले सब कुछ कह देना, बयान कर देना, विचार प्रकट कर देना, अपनी भावनाएं बता देना, ये तो और भी कठिन काम होता है। वो भी ये करते हैं और ऐसा करते हैं कि लोग इनके साथ रोते भी हैं, हंसते भी हैं और तालियां बजाते हैं, ठहाके भी लगाते हैं। ये हैं आसिफ अली शेर खान साहब, जाने माने रंगमंच के अभिनेता, और जयपुर रंगमंच से जुड़े रहे, फिर मुंबई में पहुंचे तो अपना बहुत अच्छा परचम लहराया और अब मूक अभिनय भी सिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि असल में अभिनय क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है और एक अभिनेता को कैसे रहना चाहिए। आसिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत धरती धोरारी के मंच पर। थैंक यू सो मच। आपकी मुस्कुराहट दिल जीत लेती है और ये मुस्कुराहट जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बताती है कि यस, मैं एक अभिनय को समझता हूँ, मैं बारीकी को समझता हूँ, इंसानों को समझता हूँ। तो ये अभिनय की यात्रा शुरू हुई ये तो पूछेंगे, पर कहाँ पैदा हुए, कैसा बचपन रहा? मैं एक्चुअली जयपुर में पैदा हुआ, गुलाबी नगरी सिटी के अंदर। और मतलब शहर में वाले जो लोग होते हैं ना, शहर वाले लोग, हम शहर वाले लोग हैं, परकोटे वाले लोग जी। मेरा घर है एक्चुअली हवा महल रोड के ऊपर, गोविंद जी मंदिर के सामने। तो पूरा बचपन वहाँ बीता है। मतलब हवा महल तो अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ पर आप पैदा हुए आसपास के एरिया में। तो ये जो रंगमंच की जहाँ हम इतनी बात करते हैं, अभिनय की बात करते हैं, तो बचपन में आपको ऐसा लगता था कि मुझे अभिनेता ही बनना है या कुछ और ख्वाब थे? नहीं, लगता होता कुछ नहीं था एक्चुअली तब ना। तब तक तो ये था कि बेसिकली आप जैसे हो वैसे अपने आप को व्यक्त कर रहे हो। अब खेलना है, कूदना है, जाना है, हंसी खेल करना है, तो वो नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। तब तो लगता था खाली खेल कूदें और मस्त करें, बस खाओ पियो और ऐश करो टाइप ना। तो वो ज़िंदगी वैसे चल रही थी बचपन में। तो लेकिन जैसे एक बच्चा देखता है, अपने घर में किसी को देखता है या फिर कहीं वो हॉस्पिटल जाए तो डॉक्टर को देखता है या कहीं कोई पुलिस को देखता है तो उसको लगता है कि मैं भी पुलिस वाला बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा। मन में ख्वाब होते हैं हर बच्चे, कोई पायलट बनना चाहता है हवाई जहाज़ देख के। आपके मन में क्या ख्वाब था कि अभिनेता ही बनना है या वो खेल कूद के कोई खिलाड़ी का रूप, कहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी ख्वाब नहीं था। अच्छा। नॉर्मल जो बच्चा होता है वैसा था एकदम। हम गली में खेलते थे। हमारे घर के सामने बड़ा रोड था एक ना, जैसे हाईवे भी होता था। हमारे घर के सामने 3 मंडियाँ लगती थी, एक फूलों की, एक दूध की और एक वो रेत वाली। अच्छा। तो हमारे घर के सामने ऊँट गाड़ी खड़ी होती थी, मेरे घर के जस्ट सामने फूल वाले बैठते थे और इधर दूध वाले। तो आप सोचो, सुबह सुबह उठ के हमें जब जाते थे बाहर मंडी में तो इतने फूल दे देते थे। अच्छा। हम स्कूल जा रहे हैं फूल लेके ऐसे, ठीक है। तो वो माहौल ऐसा रखता था कि एकदम जैसे चलता फिरता एक सिनेमा जैसा ना। तो आपको कभी इच्छा नहीं होती किसी और चीज़ की। तो नाटकों के प्रति रुचि मेरे ख्याल में जब तक हम नाटक ना देखें या नाटक से जुड़े लोगों को नहीं देखें या फिर किसी से इंस्पिरेशन ना लें,
तब तक शायद वो जागृत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने क्या कोई नाटक देखा पहले या कुछ लोगों से मुलाकात हुई? नहीं, इंस्पिरेशन जैसी बात और ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कहानी ये थी कि वहाँ पे एक अधिवेशन जैसा चल रहा था जी। जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे। हम्म। AK एंगल, शबाना आज़मी, कैफ़ी आज़मी, नसरुद्दीन शाह। वो बेसिकली पता लगा इप्टा का अधिवेशन था जी। और वहाँ पूरा सजा रखा था उन्होंने फूलों से, इससे उससे। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। और फिर रंगमंच देखने को मिला, बहुत सारे नाटक देखने को मिले। तो लगा कि आप जितना चुलबुले हो तो वो चुलबुलापन वहाँ भी हो सकता है। ठीक बात है। तो वो आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगा कि जैसा होता है ना, कोई खिलौना देख लेता है आदमी और उसको लगता है कि ये मेरे को चाहिए यार, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये गाड़ी बहुत सुंदर है यार, ये छोटी सी है, मेरे को चाहिए। तो दैट टाइप मैं बस वहाँ चला गया अंदर ना, और जाके देखा तो वहाँ नाटक की रेसल चल रही थी हर कमरे में। इधर छोटा था, ऊपर अपर हॉल था, वहाँ पे सब में अलग अलग चल रहे थे। तो एक जगह गया, इप्टा वालों से बात की तो उन्होंने मेरे को भगा दिया ऐसे ना। अच्छा। मेरे से कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी फुल है, आप चले जाओ ऐसे, और ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा। तो उनके वहाँ कुछ गाने चल रहे थे, वो चीज़ें चल रही थी, वो मेरे को थोड़ी याद हो गई। अच्छा। तो उसमें 2 भैया लोग थे, उन भैया लोग ने बोला और क्या हुआ? मैंने कहा मैं भी नाटक करना चाहता हूँ। तो बोले आजा। तो बोले उन सर ने तो भगा दिया मेरे को। तो बोले कि भगा दिया, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं तेरे को, आजा हम करवाएंगे तेरे से। तो सेकंड डे उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे को बुलाया और मेरे को कहा कि आजा बेटा, और इन सर हैं, इनसे बात कराते हैं अपन। तो उनसे बात कराने लगा तो वो सर वापस बोले, दोबारा वाले वापस आ गया। हाँ, मतलब दोबारा बोले वापस आ गया। तो बोला हम लोग लेके आए हैं। तो भैया लोगों ने मिलाया कि ये हैं और ये नाटक डायरेक्ट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। फिर उनसे मिलाया तो उन्होंने, वो थे डॉक्टर प्रदीप भार्गव जी, उनको डैडी बोलते थे लोग बाग। तो उन्होंने बुलाया, बोले नाटक करना चाहता है? बोला हाँ ठीक है, क्या कर नाटक करेगा? बोला आप जो करते वो करेंगे हम। बोला कल आया था? बोला हाँ आया था। कल जो गीत गा रहे थे वो कैसे थे गीत? बोला अच्छे लगे, याद है तेरे को? बोला हाँ गाओ। तो मैंने गाया, तो उन्होंने कहा तेरे को याद है? बोला हाँ याद है। ठीक है, बोला कल से आ जाना। वाह। वो मेरा पहला दिन था और उन भैया की वजह से मैं इस थिएटर में चला तो अब उन दोनों भैया की बात कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही वो शख्सियत रही है, यूँ कहें कि वो एंजल्स रहे आपके लिए जो आपको वहाँ तक पहुँचाए। कौन थे वो? एक का नाम था संजय विद्रोही। क्या बात है। और स्टीवी फ्रांसिस जी। मतलब वो लास्ट तक मेरे साथ में रहे, जब तक मैं इप्टा से हट नहीं गया। और वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई, सिखाई, मेरे को साथ लेके चली, और वो जो काम बोलते थे मैं करता था। तो जितना कुछ हुआ, जैसे होता है ना एक बच्चे को सिखाया जाता है, वो मैंने उनसे सीखा बहुत सारा। तो ये जो नाटक था पहला जिसमें आपने अभिनय किया, तो वो कौन सा नाटक था? क्या कुछ उसके डायलॉग याद है अभी भी? डैडी ने एक नाटक लिखा था एक्चुअली, वो मुक्ति बहुत की कविताएं थी, उनको मिला के एक नाटक बनाया गया था। उसमें एक रिक्शे वाला था, मतलब तांगे वाला जी। वो तांगे वाला किसी यहाँ जो एक बड़ा अफसर था या कोई बड़ा सेठ था, उसके यहाँ किराए से रहता है। और तो उसकी कहानी थी बेसिकली पूरी, कि वो तांगे वाला से किराए से रहता है, उसकी बेटी को, मालिक की बेटी को रोजाना छोड़ के आता है, सब कुछ करता है जी, लेकिन पैसे लेट आने की वजह से वो उसको गाली देता है, मालिक जी। और वो गालियां उसको इतनी ज़्यादा चुभ जाती हैं कि वो जाता है सड़क पे और बड़ा पत्थर उठा के अपने आप को मार लेता है। अच्छा। हाँ, मतलब वो कहता है कि उसके डायलॉग में ही है, वो कहता है कि मैं क्या बताऊं, इसकी बेटी जो है वो मेरी बेटी जैसी है। उसकी बेटी को मैं रोज़ाना चॉकलेट दिलाता हूँ, ठीक है, चीज़ दिलाता हूँ, उसको लेके जाता हूँ, संभाल के घर लेके आता हूँ, फिर भी गाली देती। और मेरी बेटी उससे बराबर की है, और जब मैंने कहा कि सीढ़ियाँ ख़राब हैं, मालिक इसको ठीक करा लो, तो उसने नहीं कराई और मेरी बेटी गिर गई, उसका पैर टूट गया। मैंने तो उसे गाली नहीं दी, तो क्या मैं छोटा हूँ इसलिए गाली दे सकते हैं? मतलब गाली देने का क्या तरीका होता है? क्या इंसान को गालियों के लिए जानता है? तो ऐसे करके वो बहुत बड़ा था और वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी बीवी जो होती है
वो ही रिक्शे को संभालती है और वो पूरा परिवार पालती है, फिर ऐसा करके वो खत्म तो हो वो तांगे वाला किरदार आपने वो निभाया। तांगे वाला, केशव तांगे वाला। केशव तांगे वाला, वाह। अब जो नाटकों का ये सफ़र था, तो कहीं आपको लगने लगा था कि मुझे ये जो मूक अभिनय की जब हम बात करते हैं तो एक अलग ही विधा, और कहीं जगह तो इसे रंगमंच से भी नहीं जोड़ा जाता, जैसा कि कई बार हम पढ़ते हैं और अब बहुत कम लोग करते मिलते हैं। तो इसके बारे में कैसे विचार जागा, कैसे पहले मूक अभिनय की ओर बढ़े? कहानी है कि हम लोगों का बहुत सारा वक्त जब चला जाता है ना, तब आपको चीज़ें समझने आनी थी। तो मेरे को चीज़ें समझ में आई कि हम जो कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे जो हमारे कल्चर ने दिया। जी, ठीक है ना, हम वो कर रहे हैं जो इन पे थोपा गया है। सो वो विचार जब आया तो वो चीज़ें जानने की कोशिश की कि क्या होता क्या है। तो हमारे लिए खुद के लिए एक शास्त्र लिखा गया बाकायदा, हमारे कल्चर ने एक शास्त्र दिया है और वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। जी, आप सोचो इतने वेदों से मिलके वो एक वेद बनाया है, पंचम वेद कहते हैं। पंचम, ठीक है ना। और उसके बाद हमने उसको दरकिनार कर दिया। खैर वो अलग कहानी है, लेकिन मेरे को उस बारे में पता लगा तो मेरे को लगा कि यस, दिस इज द जो आपको आगे ले जा सकती है या जो आपके लिए ही सही है, जिससे आप जुड़ाव बना सकते हो। बाकी चीज़ जुड़ाव नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे कहते हैं कि लेनिन पढ़ो, मैं लेनिन क्यों पढ़ूं मेरे भाई? मुझे कहते हैं मार्क्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ताकि आपके अंदर ये होगा। भाई वो वहां पैदा हुआ था, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, उसके परिवेश अलग था, मेरे परिवेश अलग, उसका देश अलग था, मेरा देश अलग है, वो अलग खाता था, मैं अलग खाता हूँ। वो जब पैदा हुआ था तब बिल्कुल अलग थी, तब मेरा मोटा गाड़ी नहीं चलती थी, तब मेरा घोड़ा गाड़ी चलती थी, मैं पैदल जाता था। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ उसको? और मेरा कल्चर बिल्कुल अलग, मेरा कल्चर अलाउ नहीं करता उस सब चीज़ों को। तो मेरे कल्चर ने मेरे को जीरो दिया है, मेरे को सम दिया है, जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और सबसे मेन बात ये है कि हम पंचम वेद नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो बहुत हजारों साल पहले लिखा गया, और उसी को पढ़ के, जैसे आपने लेनिन की बात की, मार्क्स की बात की, और भी बहुत से हम बात करते हैं, जब एक्टिंग की थ्योरी की बात करते हैं तो वो सब कुछ उसी से निकल कर गया, उन्होंने इंग्लिश वर्जन करके हमें पेश कर दिया। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी जान के। तो नाट्य शास्त्र फिर आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ा भी, समझा भी, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए मेरी पूरी ज़िंदगी ये आंगिक अभिनय के लिए चली जाएगी, क्योंकि आंगिक अभिनय इतना बड़ा है। जी, नाट्य शास्त्र बोलता है कि अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। मतलब एक एक्टर को अगर अभिनय करना है तो उसको 4 प्रकार जानने होंगे। और फर्स्ट है आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहरीय। अब आंगिक अभिनय कोई नहीं सिखाता, वाचिक बचपन सिखाते हैं, काका बोलो, चाचा बोलो, राम राम बोलो, बैठो उठो, नाना ओहो, ये नहीं करते, सब कुछ सिखाते हैं, हमें सब कुछ आता है। वाचिक और सात्विक और आहरीय, अब तीनों चीजें हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। हम कपड़े ही पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, चीजें देखते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें आंगिकम को ही नहीं सिखाता। सो उसने कहा कि फर्स्ट इज आंगिकम। आप अगर स्टेज पे जाओगे, किसी सामने जाओगे, तो पहले आप प्रेजेंट हो रहे हो, आपकी भाषा प्रेजेंट नहीं हो रही है। ठीक बात। वो सामने वाला पता लगा लेगा पहले, और जो दर्शक बैठा ना सामने, वो इतना खतरनाक होता है, वो सब पढ़ चुका है। आप सामने खड़े हो गए तो पहचान जाएगा वो कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो आपका डायलॉग खराब हो गया, फिर आप एक्टर किस काम के? ठीक बात। सो मैंने वो जानने की कोशिश की तो पता लगा कि भाई उसके अंदर हेड टू टो आता है। जी, मतलब आपको सांस भी जाननी है कि सांस क्या है, ये पता की, आपका माइंड क्या है, आपके सेंसेस कैसे काम करते हैं, आपकी स्पाइन कैसे काम करती है, ये 5 एलिमेंट्स होते क्या चीज़ हैं, ये आपकी बॉडी में कैसे आए, और ये आपके कल्चर से रिलेटेड क्यों हैं, इसको कैसे ठीक रखना चाहिए कि एक्टर काम में आए। तो ये चीज़ें बहुत विशाल है। अब आप सोचिए, आप एक एक्टर है, उसका दिमाग संतुलित रहना चाहिए, ठीक है। अब वो संतुलित कैसे रखे? आपके कल्चर ने दिया है, लेकिन आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे, आप सिर्फ विदेशी तरफ जा रहे हो, मॉडर्निज्म पढ़ रहे हो, मॉडर्निज्म कर रहे हो, आप उसकी तरफ नहीं जा रहे। वो कहता है कि आप 10 मिनट बैठ जाओ एक जगह, भले ही 5 मिनट बैठ जाओ, आंख बंद करो और सिर्फ बोलो ओम, नॉर्मल हो जाओगे आप। मतलब ध्यान करो आप, ध्यान करो आप।
क्योंकि आपके दिमाग को कंट्रोल करने की एक यही तरीका है। इस पूरे वर्ल्ड में किसी ने इंसान को जाना है तो वो हिंदुस्तान ने, इंडिया ने, उसके कल्चर ने। हम सनातन थे, हमने आदमी के लिए वो चीजें पैदा की हैं कि वो अच्छा रह सकता है। लेकिन सिर्फ हम विदेशी चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे नहीं रह पाते। हमारे दिमाग में कौनते रहते हैं, हमें हाइपर होता है, हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम दिन भर बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। कोई भी हमारी चुटकी भर के जाता है और पूरे दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स मैं उसकी नौकरी कर रहा हूँ। हमने तो एक एक्टर के लिए वो तो बहुत बड़ी चीज़ है कि 10 लोग मेरा कुछ बोल गए तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। और जबकि हमें ये बताया जाता है कि एक एक्टर को स्विच की तरह होना चाहिए, ऑन और ऑफ। स्टेज पे चढ़ा, ऑन हो गया, उतरा और ऑफ। सो आप जो ग्रहण कर रहे हो, माने जो भी एक्टर किसी वस्तु को या किसी कैरेक्टर को ऐसे ले रहा है तो उसको ऐसे निकालना भी तो पड़ेगा वापस। अगर नहीं निकालेगा तो पागल हो जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि किसी और की विचार, किसी और की भावनाओं को आप आत्मसात करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन जो होता है उसके बाद उसे करना। अच्छा, मैं जब नाट्यशास्त्र पढ़ा आसिफ जी, तो मैंने जब उसमें देखा कि जैसे मूक अभिनय की बात, वहाँ मुझे बहुत कुछ मिला कि हमारी बोहें हैं, हमारी आँखें हैं, आई लैशेज़ हैं, हमारे होठ हैं, हमारे जो गाल हैं, हमारी जिह्वा है, जो ये सब कुछ मिलके उस वक्त लिख दिया गया था कि ऐसे करने पर चेहरे का भाव ये होगा और इसका मतलब ये इंसान ये कहना चाहता है। सर, हमारे धर्म में ड्रामा है। हम जब पैदा हुए थे तब भी ड्रामा था, मतलब रंगमंच हमारे तब से है। आप सोचिए, जब हम लोग को पता लगा कि हम ये उगा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हमने किया। ठीक है ना। दैट टाइम जब हम लोग कुछ नहीं थे, आदि मानव थे, तो जब उगाना करना ये सब स्टार्ट किया तो हमें इच्छा जाहिर हुई कि हम कुछ करें, कुछ बोरियत, कुछ चीज़ें ऐसी। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने खड्डा खोदा, उसमें चले गए, एक दूसरे पत्थर मारे तो उसकी आवाज़ें हुई, कुछ हुआ, तो वो सब चीज़ें ऐसे उपजी धीरे धीरे करके। मतलब रंगमंच हमारे साथ में, हमारे जीवन जाल से पहले से है जी। ठीक है ना। और वही हमारे धर्म में भी है। आप देखो ग्रीक पूरा ऐसा बना है, एक कटोरे की तरह। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमने यही किया था, एक बड़ा खड्डा खोद के उसमें बैठ जाते थे और कुछ कुछ करते थे, और बाकी लोग खड्डे के चारों तरफ बैठते थे ऊपर, और देखते तो आपकी वॉइस, आपकी चीज पूरी ऐसे थ्रो के जाती थी ऊपर। तो आपको माइक की किसी चीज की जरूरत नहीं थी। और ग्रीक आज तक बिल्कुल वैसा का वैसा है जी। बहुत ग्रीक थिएटर भी काफी पनपा और बहुत आज भी, तो वो इसीलिए कि उसने उसको साथ में रखा। हमारे यहाँ आज तक बोलते हैं थिएटर जो होता है वो समाज का आईना होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके और लग जाता है कि नहीं मेरे को मरीज ठीक करने हैं। थिएटर वाले का बिल्कुल यही है, क्योंकि थिएटर एक बहुत बड़ी विधा है, एक बहुत बड़ी, इतनी मतलब जिसे बोलते हैं ना, सारी विधाओं से मिलकर एक बना है। उसमें डांस भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें क्राफ्ट भी है, उसमें इंजीनियरिंग भी है, चित्रकला भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ मिला के एक बना है। तो ये जो आपने माइम की बात की सर, तो माइम में कैसे आपका जो जुड़ाव हुआ वो कैसे हुआ? क्या जैसे आपने पढ़ा, जाना, तो फिर माइम पहली बार कब किया? 2007 की बात है या उसके बाद की बात है। जयपुर के अंदर एक वर्कशॉप लगी। उस वर्कशॉप में आए निरंजन गोस्वामी जी, जो माइम के बहुत सिखाता है, जो कभी मतलब बचपन से, और कहते हैं जब से उन्होंने होश संभाला तब से सिर्फ माइम कर रहे हैं। तो उनकी वर्कशॉप लगी, उनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि मेरा दिशा मिली मेरे को। तो उससे पहले तो मेरी बॉडी सिर्फ काम करती थी, वो दिशा मिली कि भाई ये एक विधा को और आगे ले सकते हैं। तो उनके साथ जुड़ाव बना, तो मेरे गुरु बने। तो उसके बाद से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई, और तब से अब तक लगातार चल रही हैं। तो हर साल फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे, हम गुरु जी के पास जाते हैं, फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं। वाह। तो ये जो परफॉर्मेंस करते करते कहीं आपके मन में ये ख्याल भी आने लगा, क्योंकि अक्सर थिएटर आर्टिस्ट के मन में ये ख्याल होता है ये मंच जो है मुझे तालियां दे रहा है, बहुत कुछ प्रेज़ कर रहा है, अब मेरा अगला पड़ाव सिल्वर स्क्रीन है या वो छोटी स्क्रीन है, टेलीविज़न है, जहाँ पर मैं अपने अभिनय को और बारीकी से दिखा सकूं।
क्योंकि ऐसी विधा है जब स्क्रीन पे आते हैं तो बहुत बारीकी से चीज़ें नज़र आने लगती है। तो ऐसा मन में आया कि बम्बई जाऊंगा या मुंबई जाना है? हाँ, एक्चुअली पहले ऐसा था। 2000 में मैंने पहला नाटक डायरेक्ट किया, अमीबा। फिर उसके बाद एक नाटक डायरेक्ट किया, मिस आलूवालिया। और उसके बाद 2-1 नाटक और डायरेक्ट किया। तब तक मैं एक्टिंग करता था खाली। सो मेरी संस्था ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया कि तू डायरेक्शन कर सकता है। तो हमने वो कदम आगे बढ़ाया और जैसे डायरेक्शन किया तो हमारे अंदर आग लग गई। तो हमें ये नहीं था कि हमें वहाँ जाना है, हमें ये था कि वहाँ कुछ होता है और वहाँ पे फिल्में बनती है। गढ़ है वो गढ़ है। और वो जहाँ फिल्में बनती है वहाँ बहुत कुछ मिलता है आपको। फेम भी मिलता है और मतलब जिसे बोलते हैं ना, आप जो चाहो सब मिल सकता है जी, क्योंकि वो एक जगह है। तो मेरे 4 दोस्त पहले ऑलरेडी जा चुके थे वहाँ पे। और वो जाके, क्योंकि हमारा एक सर्कल था, 5-7 दोस्त थे हम, जिन्होंने थिएटर यहाँ के साथ में किया, स्टार्ट किया, सब कुछ किया। तो वो जब वहाँ चले गए तो उन्होंने मेरे को बुलाया। फिर मेरा वहाँ जाना हुआ। तो लेकिन वो जाना भी ऐसे हुआ कि मैं नौकरी करता था और जिसके नौकरी करता था उसकी नौकरी छोड़ दी मैंने, क्योंकि उन्होंने मेरा इंसेंटिव नहीं दिया और मैंने कि नहीं आ रहा कल से मैं। उदयपुर जगह थी? नहीं, जयपुर ही था वैसे तो। लेकिन तब हुआ ये कि वो घर पे लैंडलाइन होते थे और फ़ोन आ गया ऑफिस से कि कुछ काम था उनको, कुछ साइन कराने होंगे, कुछ बात होगी। फ़ोन कर दिया, पापा ने फ़ोन उठाया तो बोला आशीष से बात कराइए। तो बोला तो है नहीं, वो तो ऑफिस गया। बोला ऑफिस छोड़े हुए तो 1 महीना हो गया। तो ऐसे मेरी क्लास लग गई थोड़ी सी। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि भाई मैं उदयपुर में था पापा के साथ में, और हम दोनों अकेले रहते थे। तो वहाँ हमारे होटल के अंदर एक पार्टी चल रही थी। तो कोई सज्जन आए थे, उनकी एक लड़की आई थी, उसने मेरे को देखा और कहा कि अरे ये बंदा तो दूरदर्शन पे आता है। तब मेरे एक सीरियल आया था छोटा सा, रिश्ते के नाम से जी। तो उसने देख के बताया तो पापा ने कहा अरे ये तो हमारा बेटा है। तो दैट टाइम उनको थोड़ा फक्र हुआ। तब तो उनसे बात नहीं होती आजकल ऐसे ना। फिर उन्होंने बुलाया, रात को हमसे बात की, क्या हुआ तुम करते कुछ नाटक? बोला हाँ एक सीरियल आता है। अच्छा। तो तब उनको थोड़ा प्राउड फील होगा। तो फिर वो थोड़ा ऐसा लगता है ना माँ बाप को कि मेरा बेटा या तो बहुत कमाए या किसी ऐसी जगह पहुंच जाए कि हमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि यस वो कुछ कर रहा है, वो जी लेगा, वो अपनी जिंदगी जी लेगा। तो वो फिर निश्चित हो जाते हैं। नहीं तो उससे पहले वो लोग बहुत ज्यादा संकुचित रहते हैं कि आप तो ये कर, नहीं तू एक काम कर, ये कर। तो वो उनका कश्मकश चलता रहता है। तो उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? तो मैंने मुंबई जाना चाहता हूँ। ठीक है चले जाओ कल ही। और वो कल ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन किया उन लोगों को, बोला ठीक है आजा, और मैं उठ के मुंबई चला गया। वाह। तो ये जो पहला सीरियल था रिश्ते, ये कैसे मिला था? हाँ, ये भी रविंद्र मंच पे कोई मेरा दोस्त था, वो एक काम कर रहा था, तो उसने कहा कि चल एक छोटा सीरियल है वो अपन करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। कुलदीप माथुर उसका नाम था जी। वो अब तो है नहीं। तो उसके बाद वो मेरे को लेके गया मालवीय नगर के अंदर, जिसके पास था संजय करके कोई बंदे थे, संजय मलिक ऐसा कुछ नाम था उनका। वो सीरियल बना रहे थे, वो डायरेक्टर थे। फिर उन्होंने 2 दिन 3 दिन हमने काम किया तो रिश्ते आपको मिल गया और लोगों ने पहचान। ये अच्छी बात है कि एक जगह आपको पिताजी के सामने ही पहचान मिल गई। फिर बम्बई जाना हुआ तो उस मुंबई मतलब माया नगरी में कैसे, क्योंकि स्ट्रगल बड़ा शुरू हो जाता है कहते हैं वहाँ जाते ही, और बड़ी टिपिकल लाइफ भी होती है। देखिए हम जब मुंबई गए थे तो उससे पहले लोगों ने कहा था कि वहाँ लोग जेब काट देते हैं, लोग लूट लेते हैं, मार देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। सो ये सब चीज़ें भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मेरी कज़न वहाँ रहती है, मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, तो थोड़ा उनसे बातचीत हुई। बोला तू आ, कोई बात नहीं आना। तो घर वालों ने भेज दिया। मैं जब पहुँचा तो मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा फ्लैट ले रखा था एक, जिसमें सब कुछ था, रिहाइश की हर चीज़। मैं जब पहुँचा तो दूसरे दिन ही वो मेरे को पूरे मुंबई घुमाने लेके गए। अरे वाह। कि पूरा मुंबई देख ले, क्योंकि फिर इसके बाद तेरे को देखने को अपने आप देखना तेरे को। सो एक एक चीज़ दिखाई उन्होंने। दिखाने के बाद कहा कि अब तेरा स्ट्रगल स्टार्ट। और वो मेरा स्ट्रगल नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरे भाई लोग वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे जी। क्योंकि एक काम करता था एकता कपूर के साथ,
एक शकील प्रोडक्शन में काम करते थे जी। तो दोनों के सीरियल चल रहे थे। तो हमें ये था कि भाई वो उन्होंने बाकी सपोर्ट किया हमारे लिए और वो हमारे लिए काम लाते थे और हमें काम दिलाते थे। वाह। तो वहाँ क्या आपने जब सीरियल्स की बात होती है तो जब हम एक डीडी उर्दू पे भी एक आता था सीरियल, हाँ, गुलफशां का, गुलफशां में आपने जफर भी उसमें रहे थे, वो शकील प्रोडक्शन का प्रोडक्शन था। और उसके बाद में वो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हुई जब मैं उसका ऑडिशन के लिए गया था जी। तो एक्चुअली मेरे नाम के लिखा जो आसिफ शेर अली खान, ऐसे 4 अक्षर हैं ऐसे करके ना। तो उनके यहाँ पर्ची होती है, वो पर्ची ऐसे जाते मिलने के लिए, मैंने पर्ची लिख के दी और दे दी, चले गए। तो उन्होंने देखा और कहा कि अरे इन चारों को अलग अलग भेजना, एक साथ मत भेजना। अच्छा, ये बहुत देखो यहाँ ये कॉमेडी भी क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ ये सवाल जायज़ हो जाता है कि आसिफ शेर अली खान, ये 4 जो अलग अलग नाम, ये कैसे? आसिफ शेर मेरा नाम है जी, और जो नाम रखा था मेरी दादी ने रखा था और मेरे को बहुत प्यार करती थी। मतलब उनके किचन के अंदर से मैं जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था। हाँ, वो मरते मर गई लेकिन अपना खाना खुद बनाती थी। क्या बात है। वो अपना काम खुद करती थी। एक तो उस नाम की बहुत वो थी क्योंकि घर में बाबला बाबला बोलते थे। अच्छा, हाँ, बाबला नाम था, बाबला, बाबू जी। तो उनको बुरा लगता था, तो वो कहते थे ये मेरा शेर है। तो आसिफ शेर उनसे पड़ा मेरा नाम जी। और अली खान 2 सरनेम है। अच्छा, जो मेरी माँ के और मेरी दादी के। अच्छा, माँ और दादी। हाँ। तो ये एक तरीके से हम ये कॉम्बिनेशन जो कहें, और कॉम्बिनेशन नहीं है ये आपने जुड़ाव जो दो, हाँ। अक्सर लोग जोड़ते नहीं। आप माँ से पैदा हुए तो हाँ। आप उसका नाम क्यों नहीं लगाओगे? ठीक बात है। मैं जिस जमीन में पैदा हुआ हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरी जमीन में पैदा हूँ। अब ये क्या कहूँ, भारतीय तो रहेंगे, बस खत्म हो गई बात। ठीक बात है। तो मेरी माँ जो सैयद है इसलिए उसका नाम पहले आया, मेरी दादी। ठीक बात है। तो ये जो नाम की बात तो हमें पता चल गई, ये भी एक राज की बात थी जो आज आपने बता दी। अच्छा, बॉम्बे में जब आप स्ट्रगल करते रहे और फिर उसके बाद में पहली बार सिल्वर स्क्रीन भी आपको मिली, तो वो क्या वाकया था? नहीं, ऐसे सिल्वर स्क्रीन तो यहाँ मिल चुकी थी पहले, क्योंकि हमने अकबर द ग्रेट किया, 1857 क्रांति किया, और ऐसे छोटे छोटे जो यहाँ। एक्चुअली जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान भर से या बाहर से लोग आते हैं शूट करने के लिए। मतलब राजस्थान को बहुत ज़्यादा रिच मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिच है राजस्थान, क्योंकि अगर उनको रिच चाहिए तो राजस्थान आएंगे। जी, तो ये तो है ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी शूटिंग्स होती है। लेकिन हम फिर से लौट कर आते हैं मूक अभिनय की तरफ, और एक संदेश उन सभी युवाओं के नाम जो कि रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, मूक अभिनय से जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे सबको? जुड़ना चाहते हैं? नहीं, पहले तो उनको बताना पड़ेगा कि बेसिकली आप सीखें, आप अपने कल्चर को जानें। आप कहानी ये है कि रंगमंच से ही फिल्म निकली है, लेकिन रंगमंच को दरकिनार कर दिया गया है। क्यों? कि फिल्म में पैसा है, शोहरत है, बहुत जल्दी टीवी पे आ जाता है और मोबाइल में देख लिया जाता है। रंगमंच पे आपको जाना पड़ेगा उसके सामने, ठीक है ना? 35 दिन हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो हम स्टेज पे चढ़ने के बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं जी। हम पूजने के बाद, क्योंकि वो गणेश हैं, मतलब जो भी आपके अंदर कष्ट है वो कष्ट वो हट लेंगे टाइप ना जी। या किसी काम को शुरू करने से पहले तो आप सोचो वो स्टेज वाला अपनी चीज को वो मानता है, तो वो मानता है तो उसको पहले जानना पड़ेगा वो सब चीजें। तो कुल मिलाकर बात ये कि तरीका इस विधा को, आर्ट एंड क्राफ्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब एक वानगी जानने की यूँ भी हो जाए कि आसिफ साहब, आप कोई माइम ऐसा जो आप करते हैं वो आप हमें, हमारे दर्शकों को करके दिखाएं, तो उससे और भी हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएं। हाँ, करके क्यों नहीं दिखाएंगे, यही तो मेरा काम है। आसिफ भाई, इसमें जो ये मेकअप का जो रोल होता है माइम में, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
एक्चुअली हर चीज़ जो है ना थिएटर के अंदर मतलब रंगमंच में एक वजह से बनी है। हम्म, हमारे यहाँ हम लोग हमारे जेस्चर हमारी चीज़ें जो स्टेज वालों की वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों ब्रॉड क्यों है? जी। क्योंकि पब्लिक क्या वहाँ तक बैठी होती है। हम्म, आप स्टेज पे हो लाइव हो, आप जब बोल रहे हो ना कुछ भी तो उस तक जानी चाहिए। अब कैमरे में तो मैं इतना बोलूँगा चल जाएगा, हाँ साहब आपका स्वागत है, आप सब यहाँ चाहिए, इतने में हो गया। लेकिन स्टेज में मैंने बोला हाँ साहब आपका स्वागत है, आप लोग आइए यहाँ पे, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो वहाँ तक जाएगा लास्ट तक। इसलिए हमें उसको एक्सजेट करके थोड़ा बड़ा करके बताना पड़ता है। ऐसे ही माइम का जो मेकअप है, इस मेकअप को आपको ये वाइट इसलिए रखा है कि आपका कोई भी बेस अगर वाइट है तो उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक बात। अब कहानी है कि मैंने वाइट किया, उसके बाद मैंने बोला ऐसे हंसा, चित्र में खत्म हो गया। लेकिन मैं इसको टेढ़ा था बड़ा कर दिया मैंने, ऐसे लिप्स ऐसे करके रेड करके इतने फैला दिए, तो इतना करूंगा इतना दिखेगा वहां पे। ये है मेकअप का जादू। एग्जैक्टली। तो उसके तरीके होते हैं हर चीज़ के। इसमें मेकअप की जब बात आती है तो आपके परिवार में रंगमंच से मेकअप का जुड़ाव रहा है। हाँ जी। और आपके ताऊजी भी मेकअप करते रहे। हाँ, मेरे ताऊजी पहले मेकअप करते थे और वो नेचुरल कलर से। अच्छा। हाँ, मतलब फूलों से इनसे जो कलर निकलते थे उन कलर से कलर बनाते थे और उनसे मेकअप होता था। तो कहीं जयपुर रंगमंच में पहले थे एक सत्तार साहब, वो उनके साथ में मेकअप करते थे। तो कहीं कुछ परिवार में शायद उनको देखकर भी या उनसे भी कहीं प्रेरणा मिली होगी, इसीलिए हाँ, शायद आप रंगमंच में पहुंचे। प्रेरणा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ। देखिए क्या होता है, आपकी चीजें ट्रेवल करती हैं आपके साथ में। आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी जड़ें जहां से है ना, आप जब तक वहां नहीं आओगे ना तब तक आपके अंदर चेंज नहीं आएगा जी। क्योंकि वो एनर्जी आपको वो सब करके देती है और वो एनर्जी आपसे कराती है। तो ये हाफ फेस ही होता है, ये पूरा करना होगा इसको अभी? नहीं, एक्चुअली इसकी भी कहानी है। इसमें 2 फेस दिखाने होते होंगे शायद, राइट? इसकी भी कहानी है। अच्छा। हाँ, वो क्या है? कहानी है कि पूरा फेस करते थे, अब मैंने इसमें चेंज किया है। मैंने अपना सिग्नेचर बनाया। अच्छा। हाँ, माने हम ये मानते हैं माइमर्स कि आपके ऊपर जो लगा हुआ है ये एक मुखौटा है जो एक आम इंसान पहन लेता है और वो एक्टर हो जाता है। ठीक है, स्टेज पे जाने के बाद। अब कहानी है कि वो आम इंसान नहीं दिखता। मैंने इसमें ये किया कि मैंने आधा आम इंसान रखा है, आधा वो एक्टर रखा है। तो मैं वो देख पाऊं कि वो यहाँ है, कि वो कैसे है, क्या बात कर रहा है ना। अब यहाँ चेंज करूंगा तो यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल है। मैं यहाँ जैसे ही आऊंगा, यहाँ दूसरा कैरेक्टर, एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। ये आपने खुद ने क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। और मेरे गुरु ने इसकी इजाजत दी। हाँ, गुरु से इजाजत जरूरी है। एग्जैक्टली। अब देखिए, आपको लग रहा होगा यहाँ से कुछ एक पैच है जो एक मुखौटा से लगा रखा है जी। तो यहाँ जो भी कुछ होगा वो अलग दिखेगा जी। तो इसमें मतलब मेकअप सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके बाद में ही वो चीज़ें जो एक्सप्रेशन से उभर कर जो आते हैं। आप चाहें तो आप कुछ भी फ्यूजन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो पब्लिक को समझ में आना चाहिए। तो अभी कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग अभी भी मूक अभिनय करते हैं, या क्या इसके बारे में क्या आप सोचते हैं कि कितना युवाओं को इसको सीखना चाहिए? क्या ये अभी भी लोग कहते हैं कि हाँ बहुत कम करते हैं, कम हो गया है, ऐसा है? एग्जैक्टली। क्या होता है, कहानी है कि आप कोई भाषा बोलते हो ना तो आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। ठीक है, आपने एक डायलॉग बोला, वो रिलीज हो गया। तो लेकिन जब आप मूक करते हो जिसमें कोई भाषा नहीं है, उसमें वो चीज़ रिलीज नहीं हो पाती। चलिए तो देखते हैं क्या। ठीक है ना। तो लेकिन वो जब नॉर्मल व्यक्ति अगर वो सब करता है, बोलने वाला कहानी, तो उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
तो जो वो एक्ट है, हाँ मेकअप आपका हो चुका, हाँ। दर्शक उस एक्ट के इंतजार में।
एक्चुअली माइम में होता ये है कि आप वो चीज़ दिखा रहे हो जो आपको नहीं दिख रही है स्टेज के ऊपर, लेकिन वो चीज़ वहाँ है। माने कुर्सी दिखानी है तो कुर्सी वहाँ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है। आप अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हो कि वहाँ कुर्सी है। तो हर चीज़ को हमें व्यक्त करके दिखानी होती है। इट्स सपोज जैसे एक बच्चों के लिए गली के अंदर एक बलून वाला आता है, तो वो क्या करता है, वो साइकिल लेके आता है, वो साइकिल लेके भगाने चलता है। तो बहुत ही अच्छा ये माइम लगा, और हमें तो लग ही नहीं रहा था, अभी अब आपसे बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं, सब कुछ डिफरेंट सा लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा, धरती दुलारी के मंच पर आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ साहब, आप यहाँ पधारे। तो डीडी राजस्थान के बहुत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, आप देखते रहिए। यूं ही धरती दुलारी में हम आपसे मिलते रहेंगे। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।